लंदन की बेकरी में जॉब करता था सौरभ। मेरठ में पत्नी मुस्कान के साहिल से बन गए अवैध संबंध। पुलिस ने बताई हत्याकांड की पूरी कहानी। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साजिश रचने वाली कोई और नहीं, खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान निकली, जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले दोनों ने मिलकर सौरभ को खाने में नशीली गोली दी और जब वह बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल का हाथ पकड़कर उसके सीने में चिकन काटने वाले चाकू से वार कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर घर में ही छिपा गए थे और खुद मनाली, कसोल और शिमला घूमने निकल गए थे। लौटने के बाद मुस्कान ने मां से घटना का जिक्र किया था, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के शव को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अवैध संबंध और पैसों का विवाद है। मामले की गहराई से जांच जारी है। घटना का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च 2025 को बबलू नामक व्यक्ति, जो मृतक सौरभ का भाई है, पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसके भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है, जिस पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि मृतक सौरभ लंदन में एक बेकरी में नौकरी करता था और महीने में एक बार भारत आता था। पुलिस का कहना है कि सौरभ ने अपने आप को मर्चेंट नेवी में बताया था। इस बीच मेरठ में उसकी पत्नी मुस्कान के साहिल शुक्ला से प्रेम संबंध बन गए। ऐसे में दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति को खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने सौरभ के हाथ को काट दिए और अगले दिन पास के बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद लाए। शव को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट और रेत से भर दिया और कमरे में रख दिया था। हत्या के बाद आरोपी बेफिक्री से शिमला, कसोल घूमने चले गए। 17 मार्च की रात जब वो वापस लौटे, तब तक पुलिस मामले की जांच में तेजी ला चुकी थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनकी निस्संदेही पर पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव बरामद कर लिया और घटना में इस्तेमाल चाकू जब्त कर लिया। हत्या के बाद मुस्कान अपने पति सौरभ का फ़ोन अपने साथ ले गई थी और रिश्तेदारों से सौरभ बनकर बात कर रही थी, ताकि किसी को शक न हो। होली पर उसने सौरभ की बहन यानी चिंकी से चैट भी किया था। मेरठ के एसपी सिटी विक्रम सिंह ने बताया कि हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला घूमने चले गए। वे ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ का फ़ोन से उसकी बहन चिंकी से चैटिंग भी की, ताकि किसी को शक न हो। जब चिंकी ने सौरभ से बेटी पीहू को साथ न लाने का कारण पूछा तो मुस्कान ने सौरभ बनकर जवाब दिया कि बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। चैटिंग में दोनों के बीच होली की बधाइयां भी दी गई और होली की पार्टी की बात भी हुई। इस दौरान किसी को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि सौरभ जिंदा नहीं है और उसकी
पत्नी ही उसके फ़ोन से बात कर रही है। जब परिवार को कुछ संदिग्ध लगा तो चिंकी ने सौरभ को व्हाट्सएप पर कई कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में घर वालों का शक गहराने लगा। फिर सौरभ की तलाश शुरू की गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के मेरठ में हुई यह खौफनाक घटना प्रेम संबंधों की अंधी दौड़ में रिश्तों की बर्बादी और अपराध की एक खौफनाक मिसाल बन गई है। मेरी भाभी को प्रेत बाधा है। भाभी से अफेयर के चलते भाई को मारने वाले दिनेश अवस्थी ने क्या बताया। पत्नी ने देवर के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या कर दी है। इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार खरेसा गांव के दिनेश अवस्थी की हत्या में उसकी पत्नी पूनम उर्फ गुड़िया और उसका छोटा भाई मनोज अवस्थी आरोपी पाए गए हैं। हत्याकांड के आरोप में पकड़े गए मनोज अवस्थी से जब पत्रकारों ने सवाल किए तो वो अब भी अपनी भाभी को बचाता नजर आ रहा है। वह कह रहा है कि उसकी भाभी पर प्रेत बाधा थी, जिसे लेकर वो बागेश्वर धाम गया हुआ था। सीतापुर के निवासी दिनेश अवस्थी, जो कानपुर के खरेसा गांव में रहते थे, की शादी लगभग 2 साल पहले पूनम से हुई थी। दिनेश अपने ट्रक चलाने का काम करते थे और अक्सर बाहर रहते थे। उनकी गैर मौजूदगी में पूनम का अपने देवर यानी मनोज अवस्थी से प्रेम संबंध शुरू हो गया। लेकिन 23 अप्रैल 2024 की रात को जब दिनेश अचानक घर वापस आ गए तो उन्होंने अपनी पत्नी और भाई को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। गुस्से में दिनेश ने पूनम को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद पूनम और मनोज ने मिलकर दिनेश पर हमला किया और बुरी तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी। दिनेश की हत्या के बाद पूनम और मनोज ने रात के अंधेरे में उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। लेकिन अगले दिन सुबह बोरी में रखा शव तालाब में तैरने लगा। मनोज ने फिर एक डंडा लेकर शव को पानी में दबाने की कोशिश की, लेकिन एक ग्रामीण ने उसे देख लिया और बात पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तालाब से शव को बाहर निकाला। हत्या के बाद पूनम और मनोज तुरंत फरार हो गए और अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए। पुलिस ने बिधनू थाने में दिनेश के तीसरे भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पूनम ने कानपुर में अपने किसी जानकार को फोन किया, जिससे पुलिस ने दोनों को ट्रेस किया। पुलिस ने पता लगाया कि दोनों मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में छिपे हुए थे। 6 महीने की लंबी खोज के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब दिनेश से पूछताछ की तो वह अपनी भाभी को बचाता नजर आया। उसने दावा किया कि पूनम ने किसी को नहीं मारा है। पता नहीं पुलिस क्यों लेकर आई है। वो भाभी है मेरी, मैंने मारा है। भाई को पहले भाई ने बांका से मारा, फिर मैंने डांडे से मारा। इस केस को 4 से 5 महीने हो गए। फिर हम बागेश्वर धाम भाग गए थे। भाभी को प्रेत बाधा है, इसलिए वहाँ लेकर गए थे। जब से मुझे 11,000 का करंट लगा है, तब से मेरा दिमाग काम नहीं करता है। पुलिस के सामने पूनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका मनोज के साथ प्रेम संबंध था और जब इस बात का पता दिनेश को चला तो उसने दोनों को मारने की धमकी दी। इस डर से उसने मनोज के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि मनोज पर पहले से ही 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एक 1997 और दूसरा 2011 का मामला है। यह दिनेश की हत्या से जुड़ा उसका तीसरा आपराधिक केस है। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी रखा था। इस जघन्य हत्याकांड ने न केवल रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार किया है,
बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे एक प्रेम प्रसंग ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। प्यार, बेवफाई और कत्ल। कातिल निकला एसएसपी का ड्राइवर। ऐसे अंदाज में दी ट्रिपल मर्डर की खौफनाक वारदात। दोस्तों, ये खबर जमशेदपुर की है। झारखंड में जमशेदपुर के एक घर से 3 लोगों की लाशें मिली। वो लाशें एक लेडी कांस्टेबल, उसकी मां और बेटी की थी। अब चूंकि कत्ल एक पुलिस वाली और उसके परिजनों का हुआ था, लिहाजा पुलिस फौरन कातिल की तलाश में जुट जाती है। मगर जब कातिल का चेहरा सामने आया तो पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि खुद पुलिस कप्तान भी हैरान रह गए। जमशेदपुर पुलिस लाइन में रहने वाले एक परिवार के 3 लोग पिछले 2-3 दिनों से अचानक कहीं गायब हो गए थे। हालांकि उनके घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन फिक्र की बात यह थी कि बंद घर से तेज बदबू आ रही थी। आसपास के लोगों ने किसी अनहोनी के शक में उस परिवार के नाते रिश्तेदारों को खबर दी और फिर पुलिस को इत्तला दे दी गई। 21 जुलाई 2022 8 बजे पुलिस लाइन जमशेदपुर। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट का ताला तोड़ा गया, लेकिन अंदर का मंजर डराने वाला था। घर के अंदर 3 लाशें पड़ी थी। यहाँ रहने वाली पुलिस महिला पुलिस कांस्टेबल सबिता की, उसकी बुजुर्ग मां लकिया मुर्मू और उसकी 13 साल की बेटी गीता की लाश पड़ी थी। लाशों के पास खून की धार बहकर सूख चुकी थी और लाशों को देखकर भी लग रहा था कि कत्ल 2 से 3 दिन पहले किए गए हैं। बहरहाल पुलिस ने लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। चूंकि वारदात में मारी गई सबिता का ताल्लुक खुद ही पुलिस महकमे से था, पुलिस को उसके बारे में जानकारी जुटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सबिता के पति की 14 साल पहले एक नक्सली हमले में मौत हो गई थी और पति के मौत के बाद ही उसे पुलिस की नौकरी मिली थी। सबिता इन दिनों जमशेदपुर के एसएसपी ऑफिस में तैनात थी। पुलिस छानबीन के दौरान पता चला कि सबिता जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार के ड्राइवर रामचंद्र सिंह जमुदा से प्यार करती थी। हालांकि रामचंद्र सिंह जमुदा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद सबिता के उसके साथ न सिर्फ अच्छे रिश्ते थे, बल्कि कई बार तो वो रात को सबिता के फ्लैट पर ही रुक जाया करता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना करीब होने के बावजूद रामचंद्र जामुदा को सबिता की मौत की कोई खबर नहीं थी और वो सबिता और उसके पूरे परिवार की मौत से बेखबर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। एसएसपी के साथ ड्राइवर की ड्यूटी भी कर रहा था। पुलिस को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई। पुलिस ने जामुदा के मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली। छानबीन हुई तो शक गहरा हो गया। रामचंद्र 19 जुलाई से पहले लगातार सबिता से फोन पर बातें कर रहा था, लेकिन 19 जुलाई के बाद से दोनों की बातचीत अचानक बंद हो गई थी और इत्तेफाक से यही वो तारीख थी जिसके बाद किसी ने सबिता को नहीं देखा था। अब पुलिस ने बिना देर किए एसएसपी के ड्राइवर रामचंद्र जामुदा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो रामचंद्र ने तमाम सच्ची झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि ये तीनों कत्ल उसी ने किए थे। 19 जुलाई की रात को वो सबिता के घर पहुंचा था। वहीं उसकी सबिता से लड़ाई हुई, जिसके बाद उसने आधी रात पहले तो गाड़ी के लीवर से वार कर सबिता की जान ली और फिर जब मां की चीख सुनकर सबिता की 13 साल की बेटी गीता उसे बचाने के लिए आई तो रामचंद्र जामुदा ने उसी गियर लीवर से वार कर गीता की जान ले ली और आखिरकार सबूत मिटाने के लिए उसने सबिता की बुजुर्ग मां को भी मार डाला। कत्ल के बाद रामचंद्र रात भर 3-3 लाशों के साथ ही फ्लैट में छुपा रहा।
वह सुबह होने का इंतजार भी कर रहा था और इस मामले से बचने का भी। सुबह होते होते वो घर से निकला और उसने घर में रखी चाबी से ही फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद वो खून से सना गियर लीवर और अपने खून से सने कपड़ों के साथ सीधे शहर के दो मुहाने इलाके में पहुंचा, जहां उसने नदी में नहाने के साथ ही अपने कपड़े बदले और फिर वहां से घर चला गया। हैरानी की बात यह रही कि सुबह कुछ देर बाद ही वो तैयार होकर फिर से अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया और एसएसपी की गाड़ी चलाता रहा। हालांकि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर लिया, बल्कि उसकी निस्संदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गया गियर, लीवर और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रामचंद्र सिंह जामुदा की अपनी गर्लफ्रेंड सविता से ऐसी क्या नाराजगी थी? दोनों के बीच उस रात लड़ाई क्यों हुई? तो जब जांच आगे बढ़ी तो इसका जवाब भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक सविता की मुलाकात कुछ महीने पहले सुंदर टुडू नाम के एक दूसरे लड़के से हो गई थी और वो रामचंद्र से कटी कटी रहने लगी थी। उसकी सुंदर से लंबी बातें होती थी। रामचंद्र को इस बात की खबर थी और वो सुंदर से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या करना चाहता था। 19 जुलाई की रात को सुंदर सविता के घर आने वाला था और रामचंद्र वहां पहले ही पहुंच गया था ताकि वो सुंदर की जान ले सके। लेकिन किसी वजह से सुंदर उस रात नहीं पहुंचा और रामचंद्र की सविता से सुंदर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद एक एक कर उसने 3 कत्ल कर डाले। हैरानी की बात यह रही कि ये कत्ल एक ऐसे शख्स ने किया जो खुद पुलिस वाला था और वो भी जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर एसएसपी के साथ दिन भर साए की तरह रहता था। अनगिनत जुर्म के मामले देखता था, उन्हें समझता था, उसका अंजाम भी जानता था। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ उसने 3-3 लोगों की जान ले ली, बल्कि कत्ल के बाद पुलिस की ड्यूटी भी करता रहा और एसएसपी समेत पूरे महकमे को भी गुमराह करता रहा। लेकिन वो कानून के हाथों से बच नहीं सका और पकड़ा गया। मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात, प्यार, फिर लड़की लापता, सीमेंट के नीचे दफन, ज्योतिष्ना की लाश का क्या है राज? नागपुर की रहने वाली एक लड़की अचानक गायब हो गई। उसका मोबाइल फ़ोन ऑन था, पर फ़ोन उठ नहीं रहा था। उधर फ़ोन की लोकेशन लगातार बदल रही थी, अलग अलग जगहों पर नज़र आ रही थी। ऐसे में पुलिस को शक गहरा हो गया। गुमशुदगी का राज कहीं मोबाइल फ़ोन में ही कैद था। पुलिस ने फ़ोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाई और तब एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने खुद पुलिस वालों को भी चौंका दिया। ये कहानी है एक फौजी के खूनी इश्क की। 28 अगस्त 2024 रात 8:30 बजे, बेसा चौक, नागपुर। 32 साल की ज्योतिष्ना प्रकाश आकरे इसी इलाके में अपने रूममेट के साथ रहती थी। 28 अगस्त की रात को वो किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन फिर लौटकर नहीं आई। पहले रूममेट ने उससे संपर्क साधने की कोशिश की और फिर घर वालों ने, लेकिन उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल पिक नहीं हो रहा था। अगले दिन यानी 29 अगस्त को ज्योतिष्ना के भाई ने नागपुर के ही बलतरोड़ी थाने में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा निकालकर ये जानने समझने की कोशिश की गई कि आखिर ज्योतिष्ना प्रकाश की आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी और उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी। लेकिन इस कोशिश के बावजूद पुलिस को ज्योतिष्ना का कोई खास सुराग नहीं मिल सका। इस तरह करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया।
20 दिन बाद ज्योतिष्ना के भाई ने एक बार फिर पुलिस में अपनी बहन की गुमशुदगी को लेकर शिकायत की और शक जताया कि उसकी बहन का किसी ने अपहरण कर लिया है। अब तक पुलिस को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि ज्योतिष्ना बालिग लड़की थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर थी, ऑटोमोबाइल के एक शोरूम में काम करती थी, और दूसरी ये कि वो हमेशा अपने घर वालों के संपर्क में रहती थी। ऐसे में उसका अपने आप यूं गायब हो जाना और पिछले 20 दिनों से किसी से भी फोन पर बात तक नहीं करना पुलिस को भी हैरान कर रहा था। लिहाजा पुलिस ने भाई की दूसरी शिकायत पर ज्योतिष्ना के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की और अपनी तफ्तीश में तेजी लाई। पुलिस इस बात को लेकर भी बहुत हैरान थी कि आखिर ज्योतिष्ना के मोबाइल फोन की लोकेशन अलग अलग वक्त पर नागपुर के बाहर अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा था, लेकिन फोन उठ नहीं रहा था। अब पुलिस ने ज्योतिष्ना को जानने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की और इसी कड़ी में एक नाम सामने आया, अजय वानखेड़े का। अजय वानखेड़े एक फौजी था और उसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी। मूल रूप से नागपुर के ही रहने वाले अजय की ज्योतिष्ना से मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी और दोनों तब से एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि ज्योतिष्ना के घर वालों का कहना था कि अजय और ज्योतिष्ना के रिश्ते की बात किसी वजह से नहीं बन पाई थी। असल में अजय की पहले भी 2 शादियां हुई थी और वो अपनी तीसरी बीवी की तलाश में था, जबकि ज्योतिष्ना का भी पहले से एक बार तलाक हो चुका था। खैर, नागपुर पुलिस ने अब अजय वानखेड़े से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन तब तक उसे पता चला कि अजय वानखेड़े डायबिटीज की शिकायत को लेकर पुणे के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। चूंकि अजय पुलिस की रडार पर आ चुका था, नागपुर पुलिस के आर्मी हॉस्पिटल से अजय पर नज़र रखने की रिक्वेस्ट की और कहा कि वो अब भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो, उसे नागपुर पुलिस के हवाले किया जाए। लेकिन इतना होने के बावजूद अजय अस्पताल वालों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया और इसी के साथ पुलिस को यकीन हो गया कि ज्योतिष्ना की गुमशुदगी से अजय का कोई न कोई रिश्ता जरूर है। इस बीच पुलिस को शक तब और गहरा हो गया जब अजय ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले सेशन कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी और दोनों की अदालतों से उसकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई और तब आखिरकार उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो ज्योतिष्ना की गुमशुदगी को लेकर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल ज्योतिष्ना कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खुद अजय ही था, जिससे ज्योतिष्ना की मुलाकात करीब 2 साल पहले एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। अजय ने हत्या की बात कबूल करने के साथ ही उसकी लाश को एक जंगल में दफनाने की बात कही और पुलिस ने उसकी निस्संदेही पर नागपुर के बाहरी इलाके में मौजूद एक सुनसान जगह से ज्योतिष्ना की जमीन में दफन सड़ी गली लाश बरामद कर ली। अजय ने ज्योतिष्ना की लाश जहां दफनाई थी उस जगह को उसने सीमेंट डालकर सील कर दिया था ताकि किसी भी कीमत पर लाश का राज न खुले। पुलिस को 3 वजहों से अजय पर शक हो गया था और शक सही निकला। पहली वजह तो यही थी कि अजय ठीक उन्हीं दिनों से अस्पताल में भर्ती था जिन दिनों ज्योतिष्ना गायब हुई थी। दूसरी वजह ये कि गुमशुदगी के दिन यानी 28 अगस्त को दोनों के मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन कॉमन जगह पर थी और तीसरी वजह यह थी कि अजय की ज्योतिष्ना के अलावा और भी कई गर्लफ्रेंड थी। ऐसे में पुलिस को उसकी हरकतों पर शक होने लगा था। लेकिन कत्ल की इस वारदात के पीछे की कहानी जितनी अजीब थी, कत्ल का तरीका उतना ही हैरान करने वाला। बस यूँ समझ लीजिए कि
अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम की तर्ज पर अजय वानखेड़े ने इस मर्डर की प्लानिंग की थी। 2 सालों के रिलेशन के बाद अजय ज्योतिष्ना से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ज्योतिष्ना अब उससे शादी करने की जिद पर अड़ी थी। ऐसे में अजय ने उससे बातचीत बंद कर दी, लेकिन जब ज्योतिष्ना ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो वो घबरा गया। 28 अगस्त को उसने पहले अपनी मां से मोबाइल कॉल पर ज्योतिष्ना को नागपुर के वर्धा रोड पर मिलने बुलाया। इसके बाद दोनों रात को नागपुर के ही एक होटल में रुके। फिर होटल से निकलकर घूमने जाने के बहाने शहर से बाहर की तरफ निकल गए। रास्ते में एक टोल प्लाजा के पास अजय ने ज्योतिष्ना को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। आगे एक सुनसान जगह पर उसने पहले ज्योतिष्ना की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को जंगल में ले जाकर दफना दिया। इसके लिए उसने आधी रात को ही न सिर्फ जंगल में गड्ढा खोदा, बल्कि अपने साथ ले गए सीमेंट से लाश वाले गड्ढे को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। कुछ कुछ दृश्यम फिल्म की तरह ही था, लेकिन इसके बाद उसने सभी को उलझाने के लिए वो काम किया जो फिल्म दृश्यम में था। कत्ल के बाद उसने ज्योतिष्ना का मोबाइल फोन एक चलते ट्रक में फेंक दिया और इससे पुलिस ज्योतिष्ना की लोकेशन को लेकर उलझन में रही। तीसरी और हैरानी करने वाली साजिश उसकी इस वारदात के तुरंत बाद खुद को पुणे के अस्पताल में भर्ती दिखाने की थी, ताकि कोई भी उस पर वारदात में शामिल होने को लेकर शक न कर सके। मगर इतनी कोशिश करने के बावजूद आखिरकार पुलिस ने उसकी हरकतों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स, उसकी लोकेशन और ज्योतिष्ना के घर वालों के बयान के आधार पर उसे पकड़ लिया गया। सास बहू और कत्ल। एनआरआई पति की मां ने रची खौफनाक साजिश। 2.5 साल बाद ऐसे खुला था राज। दोस्तों, ये खबर पंजाब की है। किसी इंसान का कत्ल करना सबसे संगीन जुर्म माना जाता है और जब भी कत्ल के मामले पुलिस के सामने आते हैं तो पुलिस कातिल तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन मर्डर के सभी मामले इतने आसान नहीं होते कि चंद दिनों में ही उनका खुलासा हो जाए, बल्कि कुछ ऐसे केस भी सामने आते हैं जो पुलिस के लिए चुनौती बन जाते हैं। उनकी तफ्तीश करना और कातिल तक पहुंचना एक अनसुलझी पहेली बन जाता है। ऐसा ही एक मामला कुछ साल पहले सामने आया था, जिसमें कातिल ने कत्ल की ऐसी साजिश रची कि जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। क्राइम कथा में इस बार कहानी एक सास बहू और मर्डर मिस्ट्री की। खन्ना जिले में एक गांव है रोहड़ो खुर्द, जहां बलजीत का कौर परिवार रहता था। बलजीत कौर का बेटा गुरजीत सिंह एनआरआई में था, विदेश में अच्छा काम करता था, लिहाजा उसकी शादी बलजीत कौर ने धूमधाम से की थी। गुरजीत की पत्नी का नाम गुरमीत कौर था। शादी के बाद दोनों खुश थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के करीब साल भर बाद ही गुरमीत कौर ने एक बेटे को जन्म दिया। पोता पाकर बलजीत कौर बेहद खुश थी। उसका बेटा गुरजीत भी साल में 2-3 बार विदेश से गांव आ जाता था। उस साल दिसंबर में गुरजीत तो विदेश में ही था, लेकिन गांव में कुछ ऐसा हो गया कि सबके होश उड़ गए। उस रोज तारीख थी 11 दिसंबर। बलजीत कौर गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ अचानक इलाके के पुलिस थाने पहुंची। बलजीत कौर ने पुलिस को बताया कि 10 दिसंबर की रात अचानक उसकी बहू घर से कहीं गायब हो गई है। वो साथ में करीब 22 लाख रुपए भी ले गई है, जबकि उसका मासूम बेटा घर ही था। बलजीत कौर ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी बहू गुरमीत कौर जब भी कहीं जाती थी तो कहकर जाती थी, मगर इस बार वो बिना बताए ही गायब हो गई हैं। उसका यूं गायब हो जाना हैरानी से कम नहीं है।
पुलिस ने बलजीत कौर की बात को ध्यान से सुनी। फिर पुलिस ने बलजीत कौर से पूछा कि क्या उन्हें बहू के गायब हो जाने के पीछे किसी पर शक है या कोई ऐसी बात जिससे पुलिस को सुराग मिल सके। तो बलजीत कौर ने फौरन पुलिस के सामने एक शख्स का नाम बताया। वो नाम था सतिंदर सिंह उर्फ बबलू। असल में ये शख्स बलजीत कौर की बहू गुरमीत कौर के गांव घड़ुआ का रहने वाला था। शादी से पहले गुरमीत और सतिंदर सिंह उर्फ बबलू के प्रेम संबंध हुआ करते थे। बलजीत कौर ने शक जताते हुए पुलिस को बताया कि सतिंदर सिंह उर्फ बबलू ही उनकी बहू को भगाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने बलजीत कौर की बात संजीदगी के साथ सुनी और इसके बाद गुरजीत कौर का पूर्व प्रेमी सतिंदर सिंह उर्फ बबलू के रडार पर आ गया। पुलिस ने बलजीत कौर की तहरीर के आधार पर उसके खिलाफ अपहरण और धोखाधड़ी का नामजद मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस ने सबसे पहले घोड़ुआ गांव में छापेमारी की, लेकिन सतिंदर सिंह उर्फ बबलू वहां नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने गुरमीत कौर के घर वालों, दोस्तों और गांव के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई अहम जानकारी नहीं मिली। पुलिस के लिए अब घोड़ुआ गांव का रहने वाला सतिंदर सिंह उर्फ बबलू वांटेड बन चुका था। पुलिस का पूरा फोकस उसी पर था, लेकिन ना तो उसका कुछ पता चल रहा था और ना ही बलजीत कौर की बहू गुरमीत का सुराग पुलिस को मिल रहा था। इस दौरान बलजीत कौर का बेटा गुरजीत भी विदेश से लौटकर घर आ चुका था। पुलिस ने उससे भी सवाल जवाब किए थे। साथ ही दोनों गांव में लोगों से पूछताछ की जा चुकी थी, मगर फिर भी पुलिस के हाथ खाली थे। अब ये मामला पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन गया था। इस दौरान इस मामले में काफ़ी वक्त बीत गया। पहले महीने बीत गए और फिर साल। बलजीत कौर और उसका बेटा गुरजीत भी अब हार मान चुके थे। उन्होंने पुलिस के पास जाना भी बंद कर दिया था, मगर पुलिस अब भी इस मामले पर काम कर रही थी। इस दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली जो अब तक इस केस में पुलिस की नज़रों में नहीं आई थी और न ही पुलिस ने इस बात के बारे में किसी से सुना था। यहाँ तक कि इतने लोगों से भी पूछताछ के दौरान ये बात नहीं बताई गई थी कि गुरमीत की पत्नी गुरमीत और उसकी मां बलजीत कौर के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। उन दोनों के बीच संबंध खराब हो चुके थे। आए दिन दोनों के बीच झगड़े हुए करते थे। ये अहम जानकारी मिलने के बाद पुलिस को ऐसा लगा कि अंधेरे में कहीं से रोशनी आ गई। अब पुलिस के शक की सुई बलजीत कौर की तरफ घूम चुकी थी। लिहाजा पुलिस ने बलजीत कौर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बलजीत कौर से सवाल जवाब किए जाने लगे। पहले तो वो पुलिस को पुरानी कहानी ही बताती रही कि उसकी बहू अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, जिससे उसके अवैध संबंध थे। लेकिन पुलिस को सतिंदर सिंह उर्फ बबलू के खिलाफ कोई सुराग या सबूत नहीं मिला था। लिहाजा पुलिस ने बलजीत कौर के साथ जब सख्ती दिखाई तो वो टूट गई और उसने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की, उसे जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब पुलिस सुन रही थी और गुरजीत सिंह की मां बलजीत कौर बोलती जा रही थी। बलजीत कौर ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा गुरजीत सिंह विदेश में था और वो यहाँ गांव में अपनी बहू गुरमीत कौर और पोते के साथ रहती थी। लेकिन उससे अपनी बहू गुरमीत कौर के चाल चलन पर शक होने लगा। वो बहू को रोकने टोकने लगी थी। इसी बात को लेकर गुरमीत कौर और सास बलजीत कौर में आए दिन झगड़ा होता था। दोनों के बीच मारपीट भी होती थी। बलजीत कौर ने पुलिस को बताया कि उसकी बहू गुरमीत कौर उसकी पिटाई भी करती थी। बहू के इस बर्ताव से वो तंग आ चुकी थी। लिहाजा एक दिन उसने अपनी बहू को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। अपनी साजिश के तहत बलजीत कौर ने अपने मायके यानी गांव में रहने वाले एक शख्स कश्मीर सिंह
से संपर्क किया। उसने अपनी बहू की कहानी बताई और उसका कत्ल करने के लिए 1 लाख रुपए में डील कर डाली। उस साल 10 दिसंबर की रात रोज की तरह बलजीत कौर और उसकी बहू ने खाना खाया। इसी दौरान बलजीत कौर ने खाने में मिलाकर ही अपनी बहू को नींद की गोलियां खिला दी। इसके बाद बलजीत कौर के गांव से आया सुपारी किलर कश्मीर सिंह उनके घर पहुंचा और गहरी नींद में सो रही गुरमीत कौर का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब बलजीत कौर को अपनी बहू गुरमीत से मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन अभी एक सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने थी कि गुरमीत की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। फिर दोनों ने मिलकर एक तरकीब निकाली। बलजीत कौर के घर में बड़ा सा बरामदा था, वहीं उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और गुरमीत की लाश को उसमें दफन कर दिया। इसके बाद कश्मीर सिंह वहां से चला गया। फिर अगली सुबह बलजीत कौर ने पुलिस को जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। बलजीत अपनी करतूत पुलिस को बता चुकी थी, लेकिन बाद में उसने एक खुलासा और किया। उसने बताया कि गुरमीत का कत्ल करने के 11 महीने बाद कश्मीर सिंह फिर से उसके घर आया था। उस वक्त गुरजीत विदेश में ही था। बलजीत और कश्मीर ने मिलकर फिर से गड्ढे में दफन सड़ी गली लाश को बाहर निकाला और उसके कंकाल की हड्डियों को तेजधार हथियार से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। यही नहीं, उन दोनों ने गुरमीत के कपड़ों को भी जला दिया था। इसके बाद दोनों घर से निकले और लाश काटने वाले औजार, गुरमीत की साल, एक कैप और हड्डियों के टुकड़ों को गांव के एक पुराने कुएं में फेंक दिया था। पुलिस भी बलजीत कौर की ये बात सुनकर दंग रह गई। इसके बाद पुलिस ने बलजीत कौर की निशानदेही पर लाश के अवशेष और तेजधार हथियार उस पुराने कुएं से बरामद कर लिए। साथ ही दाबिश देकर कत्ल की इस साजिश में बलजीत के पार्टनर रहे कश्मीर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस सनसनीखेज कत्ल का खुलासा साल 2020 में हुआ। पुलिस ने यह भी पता लगा लिया था कि जिस सतिंदर सिंह के खिलाफ बलजीत कौर ने केस दर्ज कराया था, वो वारदात के वक्त और दिन भारत में मौजूद ही नहीं था। बाद में तफ्तीश पूरी हो जाने के बाद जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी, तो सतिंदर का नाम उसमें नहीं था। उसके खिलाफ दर्ज मामला भी खत्म कर दिया गया था। अब कातिल सास बलजीत कौर, उसका सहयोगी कश्मीर सिंह दोनों जेल में बंद हैं।